आज हम एक टॉपिक दबाव समूह प्रेशर ग्रुप के साथ आए हैं चर्चा करने। दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। वो उसके लिए सरकार के तंत्र को प्रभावित करते हैं। वह समूह संगठित हो सकता है, असंगठित हो सकता है, परंपरागत हो सकता है, आधुनिक हो सकता है, संक्षिप्त हो सकता है, व्यापक हो सकता है इनकी बड़ी भूमिका। और जो समाज जितना आधुनिक होगा, औद्योगिक होगा, उतना ज्यादा इनका प्रभाव है। जितना परंपरागत होगा, पिछड़ा होगा, बंद होगा, वहां इनके प्रभाव कम है। तो एक आपको आसान शब्दों में कहें कि लोगों का ऐसा शक्ति संगठन जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहता हो, उसे हम दबाव समूह कहेंगे। कुछ लोगों का समूह, शक्ति समूह जो आपको अच्छा लगे, जो अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहता हो, ऐसे समूह को हम दबाव समूह कहेंगे। दबाव समूह की मुख्य रूप से अध्ययन 1908 में प्रारंभ हुआ, जब आर्थर बेंटले की पुस्तक आई प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आर्थर बेंटले की पुस्तक आई प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, तब से इसका अध्ययन पे ज्यादा जोर पकड़ा। तो बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के बाद इसमें गति 1908 में पुस्तक आने के बाद ज्यादा गति पकड़ा। तो दबाव समूह दुनिया के सभी देशों में, लोकतांत्रिक देशों में ज्यादा उनकी भूमिका है, लेकिन भूमिका है कम या अधिक, सब जगह उनकी भूमिका है। तो आज हम जिन्हें प्रोफेसर एसी फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य कहा है, एनोनिमस इंपायर, अज्ञात साम्राज्य, तो प्रोफेसर एसी फाइनर का मानना है कि ये अज्ञात साम्राज्य हैं। दबाव समूह तो बहुत आसान शब्दों में कि दबाव समूह एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों का शक्ति संगठन है, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार शासन तंत्र को प्रभावित करता है। अब सवाल उठता है कि दबाव समूहों की ये सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए आते इन्हें गैर सरकारी समूह या संगठन कहा जाता है। गैर सरकारी समूह या संगठन, गैर सरकारी समूह या संगठन, गैर सरकारी समूह, आप संगठन भी कह सकते हैं, गैर सरकारी समूह। तो इसमें 3-4 बातें आएंगी। पहला यह कि दबाव समूह के लक्षण क्या हैं, क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखें तो मालूम हो जाएगा कि दबाव समूह है। पहला, सीमित उद्देश्य। दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है, वो अपने ही लक्ष्य के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे नारी संगठन है तो नारी के हित के लिए काम करेगी, विद्यार्थी संगठन है तो विद्यार्थी के लिए काम करेगी, मजदूर संगठन है तो उनको दुनिया से नहीं मतलब है कि भैया आप आइए, आप भी आइए, नहीं, अपने सिर्फ सीमित उनका उद्देश्य होगा, उसी उद्देश्यों के लिए वो काम करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन, ये औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हो सकते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक औपचारिक संगठन है, और बहुत सारे जाति समूह, बहुत सारे धार्मिक समूह अनौपचारिक संगठन है। तो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता, सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता। सीमित का मतलब होता है कि दबाव समूह अपने सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं अपने साथ जिनका उनसे जुड़ाव होता है। जैसे विद्यार्थी संगठन चाहेगा कि विद्यार्थी ही हमसे जुड़े, व्यापारी हमसे न जुड़े। व्यापारी संगठन चाहेगा कि सिर्फ हमसे व्यापारी जुड़े, हमसे जो है अध्यापक न जुड़े। अध्यापक का कोई संगठन है तो चाहेगा हमसे अध्यापक ही जुड़े। वो अपने संगठन
का जो विस्तार है सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित करना चाहते हैं जो उनके उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए हैं। परस्पर व्यापी संगठन का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति कई संगठनों का सदस्य दबाव समूहों में हो सकता है। जैसे हम खेती भी करते हैं तो हम किसान संगठन से भी जुड़ सकते हैं, हम एक अध्यापक हैं तो हम अध्यापक संगठन से भी जुड़ सकते हैं, हम मान लीजिए गौरक्षा करते हैं तो हम गौरक्षा संगठन से भी जुड़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति कई संगठनों से जुड़ सकता है, जहां जहां चाहे वो, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। अगला है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। संवैधानिक, उससे पहले मैं कह दूं चर्चा कि राजनीति में, प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका, राजनीतिक व्यवस्था में अप्रत्यक्ष भूमिका, ये सीधा काम नहीं करते हैं, सीधा की जाए बिल्कुल पर्दे के पीछे से। यह विधानमंडल के व्यवस्थापिका के सदस्यों को सीधा नहीं जाएंगे कि भैया हम अब सांसद बनना चाह रहे, नहीं, ये सांसद लोगों को सीधे पीछे से, विधायकों के पीछे से, कार्यपालिका के पीछे से, राजनीतिक व्यवस्था के पीछे से अपनी भूमिका अदा करते हैं, पर्दे के पीछे। ये पर्दे पे नहीं आना चाहते हैं, पर्दे पे आ गए तो फिर दूसरा बात होगी, मैं उसके बाद में चर्चा करूंगा और बहुत आसान से करूँ, वो राजनीतिक दल हो जाएंगे। ये पर्दे के पीछे रह करके विधायिका को, कार्यपालिका को, हर तरह के लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। जितने लोग राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हैं सबको पर्दे के पीछे से काम करते हैं, सीधा सीधा आगे आना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम पीछे से रह के काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से रह के काम करें। और ये चुनाव लड़ते नहीं हैं, लड़ाते हैं, पीछे से धन दे के, समर्थन दे के, ये हर तरह का काम करते हैं, लेकिन पीछे रह के करेंगे ना, नहीं आएंगे। अगला है संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये संवैधानिक और असंवैधानिक साधन दोनों का प्रयोग करते हैं। संवैधानिक का मतलब जो संविधान नियम व्यवस्था करे, दोनों साधनों का प्रयोग करेंगे। तो संविधान के अनुसार अपनी बातों का प्रचार प्रसार, चीजों का सभा गोष्ठी, बातचीत, ये सब। असंवैधानिक का मतलब झूठ, फरेबी, घूस, जितना घृणित से घृणित काम कर सकते हो, कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि क्या क्या कर जाएंगे ये। अरे यहां तक इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्विचार और दुर्व्यवहार जैसे शब्दों, व्यवस्थाओं का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो झूठ, फरेबी, घूस देना, रिश्वत देना, सारे साधनों का प्रयोग अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। कुछ कहना ठीक है, कुछ कहना भी ठीक नहीं है। और अगला है इनका कि अनिश्चित कार्यकाल तथा अनिश्चित कार्यकाल। इनका कार्यकाल बहुत निश्चित नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत समय चलने के बाद ये अपने आप धीमा पड़ जाते हैं, उनके सदस्यों के लोग रुचि लेना कम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारा काम पूरा हो गया, हमने संगठन को भंग कर दिया। मान लीजिए हम विद्यार्थी संगठन बनाए किसी मांग के लिए, हम अध्यापक संगठन बनाए कि सरकार से सुविधा मिल गई, हमने उस संगठन को भंग कर दिया। काम पूरा हुआ, उद्देश्य पूरा हुआ, संगठन समाप्त भी कर दिया गया। तो कार्यकाल इनका अनिश्चित होता है, ये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और अगली बात है सर्वव्यापक प्रकृति। सर्वव्यापक प्रकृति, सर्वव्यापक प्रकृति यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में ये रहते हैं। अगर कम्युनिस्ट व्यवस्था है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है, तो दबे रहेंगे, कमजोर रहेंगे, छुप के काम करेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर, इतना सामने नहीं आएंगे। तो सामने आने तो अब मैं कई ठो साम्राज्यवाद वगैरह के मैं उसमें तानाशाही व्यवस्था बताया हूं आपको कि एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां, सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियां, तानाशाही प्रवृत्तियां, कुल मिला के ऐसे सरकार जो ताकत के बल पे शासन सत्ता को चलाना चाहती है, उसमें ये दबे रहेंगे। ज्यादा 3-5 करेंगे तो फिर तो ये उसमें रहते हैं, लेकिन दबे रहेंगे, कमजोर रहेंगे, संक्षिप्त रहेंगे, पर्दे के पीछे से काम करेंगे, छुप के काम करेंगे। लेकिन अगर लोकतंत्र आ गया जहां, वहां झमाझम पहुंच जाएंगे अपना कि भाई लोकतंत्र में क्या है कि भाई जनता जनार्दन मालिक है। तो यहां ये सरकार की तानाशाही चल नहीं पाएगी, तो लोकतंत्र में इनका प्रभाव बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन रहेंगे सारी व्यवस्थाओं में, सब में रहेंगे।
कहीं इनका प्रभाव कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई व्यवस्था बहुत डेवलप है, उन्नतशील है, आधुनिक है, मॉडर्नाइज है, तो इनका प्रभाव ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा जो है मजबूती के साथ आएंगे और इनका जो प्रभाव होगा वो समुदायात्मक समूह के रूप में होगा, समुदाय के रूप में ज़्यादा होगा। एसोसिएशनल ग्रुप्स, समुदायात्मक संगठन, सामुदायिक स्वरूपात्मक संगठन, सामुदायिक संगठन के रूप में ये ज़्यादा प्रभावी होंगे। लेकिन कोई जगह अगर पिछड़ी है, अल्प विकसित है, बंद समाज है, तो वहाँ ये जाति समूह के रूप में, वहाँ ये धार्मिक समूह के रूप में रहेंगे, लेकिन थोड़ा उतना मजबूती से नहीं काम करेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। लेकिन जैसे जैसे समाज हमारा विकसित होगा, ये सामाजिक और सांप्रदायिक से समुदायात्मक एसोसिएशनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, समुदायात्मक। तो ये इनका प्रभाव है, ये सभी जगहों पे रहते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन रहेंगे सभी जगहों पे। अब एक प्रश्न उठता है कि इनका और राजनीतिक दलों में अंतर क्या है? दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर। राजनीतिक दल, मैं राजनीतिक दल पहले पढ़ा चुका हूं, इस नाते राजनीतिक दल पे ज्यादा नहीं करूंगा। दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों में अंतर, इसमें मैं बहुत पढ़ा चुका हूं, आपको अगर जरूरत होगा तो आप देख लीजिएगा जाकर के। राजनीतिक दल ना कहिए, दल में अंतर आप देख लीजिएगा अगर आपको राजनीतिक दल देखना होगा तो। पहला ये कि शासन में भागीदारी को लेके, राजनीतिक दल का पहला उद्देश्य है शासन प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। मैंने राजनीतिक दल पढ़ाते समय बताया था, आपको दिक्कत होगी तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो राजनीतिक दल का पहला कार्यक्रम होता है सत्ता में आना। तो इसी नाते मैंने कहा भी था कि बहुत सारे डिबेट में लोग हल्ला करते हैं कि फलाने राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा वोट को लेकर काम करा रहे। भाई राजनीतिक दल हैं तो वोट के लिए नहीं काम करेंगे तो सत्यनारायण बाबा कथा सुनाएंगे कि हम अध्यापकों की तरह जाके क्लास में पढ़ाएंगे? राजनीतिक दलों का पहला काम है शासन सत्ता पे आना, और दबाव समूहों का काम सत्ता में आना नहीं है, सत्ता को अपने हिसाब से प्रभावित करना, पर्दे के पीछे रह के। या तो कानून अपने हिसाब से बनवाना, या अपने हिसाब से बन रहे कानूनों में परिवर्तन कराना, या कानूनों को रोक देना। अपनी बात मनवाने के लिए 3 काम करना पड़ता है, या तो कानून बनवाना, या कानूनों में परिवर्तन कराना, या बन रहे कानूनों को रोक देना। लेकिन ये सीधा सत्ता में नहीं आते हैं, ये पर्दे के पीछे रह के शासन सत्ता को प्रभावित करते हैं। तो शासन में भागीदारी को लेकर इनका बहुत बड़ा अंतर है। उद्देश्य और कार्यक्रम, इनका जो उद्देश्य होता है अपना हित होता है, अपना जिस कार्यक्रम जिसके लिए बनाए गए हैं, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या करें, और जिसके लिए बने हैं। जैसे हमारे विद्यार्थी संगठन, उद्देश्य होगा विद्यार्थियों का हित, व्यापारी संगठन व्यापारियों का हित, और इनका जो कार्यक्रम होता है ये उन्हीं के लोगों तक सीमित रहता है कि हम उन लोगों को प्रभावित करें, अपने लोगों और सरकार को और व्यवस्था को अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करें, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। बस ये वही तक कार्यक्रम बनाते हैं। जबकि राजनीतिक दल क्या करते हैं, इनका उद्देश्य बहुत व्यापक होता है, बहुत व्यापक, और इनका कार्यक्रम भी बहुत व्यापक होता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम, सभी समाज को लेकर आने का कार्यक्रम, सब चाहते हैं सब हमारी भागीदारी में आए, हमारी भागीदारी। तो इन दबाव समूह सीमित उद्देश्य होता है, सीमित कार्यक्रम होता है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य भी व्यापक होता है, कार्यक्रम भी व्यापक होता है। राजनीतिक दल चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ नारी संगठन भी आवे, विद्यार्थी भी आवे, किसान भी आवे, सब आवे, कोई छूटे नहीं। अगर अच्छा राजनीतिक दल होगा तो सोचेगा कि कोई ना छूटे, सब आ जाएं, और उनका कार्यक्रम बड़ा होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा, बहुत व्यापक होगा। जबकि दबाव समूहों का कार्यक्रम बहुत सीमित होगा। स्वरूप संबंधी अंतर, जो दबाव समूह होते हैं उनका स्वरूप संक्षिप्त होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं उनका स्वरूप बहुत व्यापक होता है। और दबाव समूहों में उसी तरह के विचारधारा के लोग, यानी कि आप सजातीय का मतलब जाति से मत लीजिए, समान सोच के लोग, समान उद्देश्य के लोग उनके साथ जुड़ते हैं।
जैसे विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी जुड़ेगा, विद्यार्थी एक अपने आप में एक जाति कह लीजिए आप। आज मैं अध्यापक हूं तो अध्यापक को एक जाति कह सकते हैं, अध्यापक साथ अध्यापक ही अध्यापक संगठन में जुड़ेगा, उसको व्यापक रूप में लीजिए। व्यापारी के साथ व्यापारी ही तरह के लोग जुड़ेंगे, उसी तरह के सोच के लोग, देश के लोग के साथ जुड़ेंगे। जबकि राजनीतिक दल चाहता है कि सारे लोग, हमारे सारे वर्ग, सब लोग जुड़ जाएं। उसका स्वरूप बहुत व्यापक होगा, वो चाहेगा हमारे साथ सभी लोग जुड़े, तो वो अपना व्यापक रूप चाहेगा। आकार एवं सदस्यता में अंतर, आकार एवं सदस्यता में अंतर, आकार एवं सदस्यता में अंतर। दबाव समूहों का आकार सर्वव्यापी बहुत बड़ा आकार नहीं होता है, उस संक्षेप आकार के लोग होते हैं। राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारा आकार बहुत बड़ा हो, हमारी सदस्यता बहुत बड़ी हो, करोड़ों करोड़ लोग हमारे साथ हो सके तो पूरा देश ही हमारे साथ शामिल हो जाए। हमारा आकार बहुत बड़ा हो। राजनीतिक दल चाहते हैं हमारा आकार उतना ही हो जितने जो लोग हमारे हित के लिए हों। अब विद्यार्थी हैं तो हमारे आकार में सिर्फ विद्यार्थी लोग ही आए, अध्यापक है तो हमारे साथ सिर्फ आकार, तो हमारा आकार निश्चित रूप से सीमित हो जाएगा दबाव समूह का। लेकिन राजनीतिक दल चाहता है, और जितना अच्छा राजनीतिक दल होगा उतना अपना ढाबा काबा बढ़ाएगा। आज बीजेपी का रही दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, लेकिन संतुष्ट नहीं है वो। उनका बस चले तो भाई हर दल चाहेगा, कांग्रेस भी चाहेगी, केजरीवाल साहब भी चाहेंगे, सब लोग चाहेंगे कि हमारा आकार बढ़े, हमारा खूब ढाबा काबा बढ़े। तो राजनीतिक दल का बस चले तो पूरा देश को ही अपने ढाबे में ले लेंगे कि भाई बहुत बड़ा हमारा आकार हो, हमारी सदस्यता बहुत बड़ी हो। और जबकि दबाव समूह अपने आकार और सदस्यता को सीमित रखना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर हुआ। संगठन संबंधी अंतर, संगठन संबंधी, राजनीतिक दल संगठित होते हैं और दबाव समूह संगठित भी हो सकते हैं, असंगठित भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, और संगठित भी हो सकते हैं। तीन रूप है। राजनीतिक दल अगर संगठित नहीं होगा तो राजनीतिक दल का काम कर ही नहीं पाएगा, तो संगठित होगा राजनीतिक दल। जबकि दबाव समूह संगठित भी हो सकता है और संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है, ये कई रूप हो सकते हैं। शासन संबंधी अंतर, शासन संबंधी अंतर, शासन संबंधी अंतर। राजनीतिक दल शासन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका चाहता है, सीधा सीधा चाहता है शासन सत्ता प्राप्त करना। जबकि दबाव समूह शासन में पीछे से अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। राजनीतिक दल सिर्फ संवैधानिक तरीका अपनाना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक तरीका। और दबाव समूह संवैधानिक असंवैधानिक दोनों तरीका। राजनीतिक दल हिंसा, झूठ, फरेबी, मक्कारी, गद्दारी से नहीं चाहेगा अपना उद्देश्य प्राप्त करना। कोई भी अच्छा राजनीतिक दल, उसको हमेशा चिंता होगी कि अरे बात खुल जाएगी, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और दबाव समूह को कोई चिंता नहीं, तो चाहते हैं हमारा उद्देश्य पूर्ता हो जैसे हो। तो संवैधानिक असंवैधानिक अंतर होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो दबाव समूह ज्यादा प्रभावी होंगे, और अगर गैर लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, सर्वाधिकारवादी है, कम्युनिज्म व्यवस्था है, तो वहां दबाव समूह कमजोर हो जाएंगे। जबकि राजनीतिक दल हर व्यवस्था में मजबूत होते हैं। भाई हिटलर का शासन रहेगा तो हिटलर का दल सीना तान के खड़ा रहेगा, मुसोलिनी का शासन रहेगा तो उनका दल तो रहेगा, बाकी दल भले कमजोर खत्म हो जाए। अब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी क्या पूछना है, आप ही आप हैं, बाकी साफ हैं, तो वहां उनका दल बहुत प्रभावी रहेगा, लेकिन दबाव समूह बहुत कमजोर रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक दल भी मजबूत होते हैं और दबाव समूह भी मजबूत होते हैं, तो शासन संबंधी दोनों में अंतर होगा। और जान लीजिए, राजनीतिक दल चाहेगा कि हमारे यहाँ नारी संगठन भी आ जाए, व्यापारी संगठन भी आ जाए, अध्यापक संगठन भी आ जाए, जाति संगठन भी आ जाए, धार्मिक, कोई छूटे नहीं, सब आ जाए हमारे छाते के नीचे। और दबाव समूह चाहता नहीं भैया, हम अगर नारी के लिए काम करें तो नारी के हित की बात करेंगे, अगर हम विद्यार्थी के हित की बात करें विद्यार्थी के लिए काम करेंगे, मजदूर के हित की बात करेंगे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है मजदूरों का, तो वो चाहता है कि सिर्फ हमारे साथ मजदूर आए, हम अध्यापक हमको थोड़ी लेगा अपने संगठन, ना भगा देगा, आप क्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो अगर कोई मजदूर संगठन है तो हम अध्यापक से कहेगा भागो यहां से, क्या फायदा तुम्हारा। तो इस तरह से उनकी सदस्यता भी सीमित होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब दबाव समूहों का वर्गीकरण, कि दबाव समूह का हम कैसे कैसे बांटते हैं। एक अंतर, एक स्वरूप हमारे सामने आता है वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण हम आसान शब्दों में चाहेंगे इसको निपटा देना।
एक होता है इसमें, पहला आधार होगा स्वार्थी परमार्थी। परमार्थी, परमार्थी को हम लोकार्थी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, कोई शब्द का दिक्कत नहीं है। परमार्थी और लोकार्थी, कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जैसे व्यापारी संगठन, अध्यापक संगठन अपने स्वार्थ को लेकर काम कर रहे हैं, मजदूर संगठन कि भाई हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाए, इन्हें हम स्वार्थी संगठन कहेंगे, स्वार्थी दबाव समूह कहेंगे। और दूसरे होते हैं परमार्थी, जैसे गौ सेवा संगठन। अब गौ सेवा संगठन मतलब गौ की उनकी सेवा करनी है, तो ऐसे संगठन को हम परमार्थी संगठन कहेंगे। तो नारी कल्याण सेवा, भारत समाज सेवा। दूसरा होता है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है कि नियम विधान से काम हो। अनौपचारिक, अनौपचारिक तो औपचारिक का मतलब नियम विधान कानून के अनुसार उनका संगठन निर्माण हो। अनौपचारिक का मतलब कि परंपरागत आधार पे संगठन है, उसमें कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। तो औपचारिक का मतलब हुआ कि एक नियम व्यवस्था के तहत काम करना। अनौपचारिक का मतलब हुआ कि कोई ऐसा लिखित या कोई ऐसा प्रारूप नहीं है, लेकिन फिर भी वो संगठन काम कर रहा है, तो अनौपचारिक संगठन। जैसे जातीय संगठन, अब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन औपचारिक हो गया और जाति समूह के जो संगठन है अनौपचारिक हो गए। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के हो गए। तीसरा हो गए अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक और दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब वो बहुत लंबे समय से संगठन काम कर रहे हैं, और अल्पकालिक का मतलब हुआ कि थोड़े समय के लिए संगठन बनाया हमने, कोई संगठन थोड़े समय के लिए बनाया, कोई समस्या आ गई, हमने उस संगठन को बना लिया, और अगर वो संगठन बहुत लंबे समय तक काम कर रहा है तो उसको हम दीर्घकालिक कहेंगे। ये तो हो गए दो। स्थानीय और क्षेत्र के आधार पे सीमित और व्यापक। सीमित और व्यापक, अगर हम कोई संगठन ऐसा बना रहे हैं जो बहुत सीमित एरिया में है, लोकल एरिया में है, जैसे हमने बना लिया मान लीजिए गोरखपुर विकास संगठन, गोरखपुर अध्यापक संगठन, तो हम सिर्फ गोरखपुर की बात करेंगे। और हमने बना लिया अखिल भारतीय अध्यापक संगठन, अखिल भारतीय किसान संगठन, तो उसका स्वरूप व्यापक हो गया। तो व्यापक का मतलब है कि उसका स्वरूप बहुत राष्ट्रीय स्तर पे होगा, और स्थानीय स्तर पे होगा तो सीमित है वो। ये बात हो गई। अब दबाव समूह द्वारा अपनाए गए तरीके या कार्यप्रणाली, दबाव समूहों की कार्यप्रणाली, इस पे हम चर्चा करेंगे। दबाव समूहों की कार्यप्रणाली, कैसे कैसे ये काम करते हैं, किन किन तरीकों को अपनाते हैं, क्या क्या ये तरीका अपनाते हैं अपने काम को करने के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला तरीका है इनका लॉबिंग करना। लॉबिंग करना, लॉबिंग, लॉबिंग करना, लॉबिंग करना, LOBBYING, लॉबिंग करना का अर्थ होता है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित के कानून का निर्माण करवाना। विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर, विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित में कानून बनवाना। इनका लॉबिंग का मतलब होता है कि ये विधानमंडल के जो व्यवस्थापिका है उसके सदस्यों को प्रभावित करते हैं और अपने हित में कानून बनवाते हैं। लेकिन एक बात और आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये तीन तरह से कानून को प्रभावित करते हैं: कानून बनवाना, कानून में परिवर्तन करवाना और कानून को समाप्त करवाना। तीनों तरह से काम करते हैं। तो अपने हित में, ये विधानमंडल के सदस्यों को अपने हित में कानून बनवाने का काम करते हैं, इसे हम कहते हैं लॉबिंग करना। लॉबिंग करना, LOBBYING, लॉबिंग। तो लॉबिंग जो होता है ये विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जहां संसदीय शासन व्यवस्था है वहां ये काम
ये बहुत कमजोर होते हैं कि संसदीय शासन में होता क्या है कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक होती है। वहां इनका प्रभाव नहीं होता है, ज्यादा रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहां ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहां व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका अलग। तो वहां इनका भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी बड़ी भूमिका हो जाती है कि इनको विधानमंडल का तीसरा सदन भी कह दिया जाता है, या पर्दे के पीछे का विधानमंडल कह दिया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम कहा है। तो ये वहां ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि वहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका अलग होती है। इनके बड़े बड़े दफ्तर होते हैं, हजारों हजारों कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये अपने पक्ष में कानून बनवाना, संशोधन करवाना, समाप्त करवाने का काम करते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं कि जहां द्विदलीय व्यवस्था होगी यहां ज्यादा प्रभाव के रूप में काम करते हैं ये। लेकिन जहां बहुदलीय व्यवस्था होगी इनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वहां जो छोटे छोटे राजनीतिक दल होते हैं खुद ही दबाव समूह के रूप में काम करने लगते हैं की तरह। तो जहां द्विदलीय व्यवस्था है वहां ज्यादा प्रभावशाली रूप में काम करते हैं, जहां बहुदलीय व्यवस्था है वहां इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं लॉबिंग करना। और लॉबी, इनका गोष्ठी कक्ष होता है, कभी कभी इनको विधानमंडल का तीसरा सदन कहा जाता है। अपने नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं, ये सूचनाएं प्रसारित करते हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं, राजनीतिक प्रभावों को प्रभावित करते हैं। अपने नियोजनकर्ता में जो इनको बनाया है उसके हित को प्रभावित करेंगे। अपने नियोजनकर्ता का मतलब जो इन्हें बना के भेजा है। मान लीजिए कोई पेट्रोलियम कंपनी का सदस्य हैं, तो जो उनको बना के भेजा उसको, तो अपने नियोजनकर्ता के हितों के लिए वो कानून को प्रभावित करने का पूरा काम करते हैं, कानून अपने पक्ष में बनवाते हैं, उन्हें उनके हित में काम करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सारा काम करेंगे, लॉबिंग करते हैं। दूसरा, प्रचार प्रसार के साधन। प्रचार प्रसार के साधन, ये बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, अपने पक्ष में चीजें लाते हैं, गोष्ठियां, सेमिनार वगैरह वगैरह करके, यहां तक कि